फ्लक्स। फ्लक्स इसके बारे में पढ़े थे। फ्लक्स क्या होता है, किसका मेजर बताता है? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी का मेजर बताता है ना, कि किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से बेसिकली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस किया, इसका मेजरमेंट बताता है ना। काउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग ए एरिया, ठीक, ये काउंट बताता है। काउंट ऑफ ईएलएफ लिखते हैं, ईएलएफ क्रॉसिंग एन एरिया। राइट, तो फ्लक्स का हम लोग फॉर्मेट क्या आया था, ई डॉट ए, जब एरिया कांस्टेंट था, राइट, व्हेन एरिया इज कांस्टेंट। एरिया इज कांस्टेंट, या अगर इसी को हम लोग स्मॉल एरिया के लिए क्या लिखते थे, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, छोटा वाला एरिया, राइट। चलो, तो ये दो फॉर्मेट हम लोग फ्लक्स का पढ़े थे, ठीक। तो देखो एक और कंसेप्ट पढ़े थे कि इफ चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस, charge is outside the surface, then net flux through the surface is राइट, जीरो। ठीक है, तो इतना हम लोग पढ़े थे, ठीक है। अब देखो, यानी कि अगर मान लो ये सरफेस है, ठीक, अगर चार्ज यहाँ पे है तो इसके वजह से इस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना होता था, क्योंकि जितना फ्लक्स इन करता था उतना फ्लक्स आउट हो जाता, फाई इन इक्वल टू फाई आउट। हाँ, बट अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि इसके थ्रू फ्लक्स बताओ, तो क्या होगा, फ्लक्स तो होगा। अगर सिर्फ फ्लक्स के बारे में पूछा जाए, ओनली फ्लक्स, मतलब फ्लक्स थ्रू सरफेस, यानी फ्लक्स तो होगा, या तो फाइन, हाँ, फाई, और दोनों का क्या ले लेंगे, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड, राइट। तो ये चीज हम लोग पढ़ लिए थे, ठीक। एरिया वेक्टर पढ़ लिए थे, राइट। अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं थोड़ा अच्छा सा, ठीक है। इसको प्रैक्टिस अभी एक दो प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद इसी से हम लोग गॉस लॉ भी प्रूफ करेंगे, ठीक। चलो आगे चले। हो गया, चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। इस बार एक डिस्क लेते हैं, ठीक है, एक ये डिस्क ले लो, राइट। ये क्या है, डिस्क है, डिस्क ऑफ रेडियस आर, ठीक है। इसके एक्सिस पे, ठीक, एकदम एक्सिस पॉइंट पे, ठीक, ए डिस्टेंस की दूरी पे यहाँ पे क्यू चार्ज है। डिस्टेंस कितना है, ए, ठीक है, इस चार्ज का डिस्टेंस कितना है, ए। अब बताना है फाइंड द फ्लक्स थ्रू डिस्क, इस डिस्क से फ्लक्स कितना होगा, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू डिस्क। देखो फ्लक्स पूछ रहे, अगर नेट फ्लक्स पूछते, फाइनेट पूछते, तो ये कितना हो जाता, जीरो। इसलिए जीरो होता है क्योंकि हाँ, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इस वाले सरफेस से इन करता उधर से निकल भी जाता, राइट, ऐसे ही होता ना, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड इन करता उतना निकल जाता है। इसका मतलब फाइनेट तो जीरो हो जाता है, बट फ्लक्स होगा, तो ये फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक। और फ्लक्स का एक ही हम लोग फंडामेंटल जानते हैं कि जो फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स जो होता है इंटीग्रल ई डॉट डी ए, वेक्टर, एरिया वेक्टर, ठीक है। चलो ट्राई करो इसको, इमेजिन करना है। देखो अगर हम लोग इसको क्या इमेजिन करें, अगर हम ऐसा इमेजिन करें, ठीक, ऐसा देखो ये डिस्क समझो, ठीक है, साइड व्यू अगर देखें,
तो ये सेंटर से ए डिस्टेंस की दूरी पे यहाँ चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है क्यू चार्ज। अब देखो इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा, ठीक, सारे पूरा एरिया से निकलेगा। देखो यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, यहाँ, ठीक है, यहाँ से भी निकलेगा, पूरे एरिया से निकलेगा। देखो चारों तरफ से निकलेगा, यहाँ से भी निकलेगा, समझो, ठीक है, दिख रहा है ना, समझ में आया ना, पूरा एरिया से निकल रहा है फ्लक्स। तो इस तरह में हम लोग जब भी क्वेश्चन आएगा तो हम क्या लेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट लेंगे, एरिया, डीए एरिया, और इस डीए एरिया से हम लोग निकालेंगे फ्लक्स। तो डिस्क के केस में, इन केस ऑफ डिस्क, एलिमेंट क्या होता था बताओ, रिंग। गुड, एलिमेंट हम लोग क्या लेते थे, रिंग। ऑलवेज देखो हम लोग पूरा मैकेनिक्स से पढ़ते आ रहे हैं कि डिस्क अगर रहेगा तो उसमें एलिमेंट रिंग ही लेते हैं, राइट। हाँ, अब देखो समझो, मान लो ये मेरा जो डिस्क है, ये डिस्क है, ठीक है, समझो। देखो अब एक एलिमेंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ से सेंटर से ए डिस्टेंस की दूरी पे पॉइंट है, चार्ज है, ठीक, ए डिस्टेंस की दूरी पे। तो एलिमेंट कैसे लेते थे, आर पे जाकर डी आर का लेते थे, राइट। एलिमेंट ऐसे ही लेते थे ना, आर पे जाके डी आर का क्या करते थे, डी आर का एक रीडिंग लेते थे, स्ट्रिप। देखो ये समझो, समझ में आ रहा है ना। थोड़ी देर के लिए अगर हम इसका टॉप व्यू, साइड व्यू बना दे तो देखो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो रिंग को अगर देखना चाहो, ठीक है, देखो साइड व्यू, यहाँ सेंटर से आर डिस्टेंस की दूरी पे जाके डी आर का एक रिंग है, डी आर थिकनेस का, रेडियस कितना है, आर, राइट। अब देखो यहाँ से देखा जाए, इस चार्ज की वजह से, समझो इस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस एरिया से क्रॉस करेगा, ऐसे करेगा कि नहीं, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया को क्रॉस करेगा, ई, समझो, समझ में आ रहा है। इस छोटे से एरिया से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा, इस वाले एरिया से, इस वाले एरिया से। आ रहा है कि नहीं समझ में। ये जो हम लोग रिंग लिए हैं, ये जो रिंग लिए हैं, ये वाला जो रिंग डी आर रेडियस का, इस रिंग के एरिया से ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस करेगा। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं, रिप्लाई करो, ठीक। तो अगर हम इस एरिया के, ठीक, इस डीए एरिया, मान लो इस रिंग का एरिया, एरिया ऑफ रिंग, ठीक है, एरिया ऑफ रिंग अगर हम डीए लेते हैं, एरिया ऑफ रिंग इक्वल टू डी, और डीए हुआ कितना, 2 पाई आर डी आर, ठीक, इतना, ठीक। तो इस एरिया से फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू द रिंग, रिंग क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, राइट। अब देखो डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, क्या इसके परपेंडिकुलर होगा, इस जो रिंग है, रिंग के परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ए वेक्टर का डायरेक्शन। ये चीज समझ में आया कि नहीं, रिंग है और रिंग का ये वाला एरिया, इसका ये समझो, ये वाला एरिया का क्या एरिया वेक्टर अगर लेंगे तो ये कैसा है, ओपन सरफेस है। रिंग कैसा होता है, ओपन सरफेस। तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, एकदम ठीक ऊपर होगा, परपेंडिकुलर, नॉर्मल होगा। तो क्या ये एरिया वेक्टर हो जाएगा रिंग का, हुआ कि नहीं। तो इसके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड और रिंग के बीच कुछ एंगल बना, थीटा, राइट। तो ये थीटा होगा तो क्या ये भी थीटा होगा, राइट, समझ में आ रहा है। ठीक, तो अब क्या लिख सकते, इसकी वजह से अब क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा, यानी फ्लक्स क्या लिख सकते हैं, फ्लक्स, फ्लक्स लिखो, ठीक। अब अगर फ्लक्स थ्रू रिंग लिखा जाए, डी फाई की बात की जाए, डी फाई, तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। इसमें किसी को दिक्कत,
इसको इक्वेशन 1। ये इसको डायरेक्ट फ्लक्स लिखो ना, हम लोग इंटीग्रेशन लगा दिए तो डायरेक्ट फ्लक्स ही लिख लो, फ्लक्स, राइट। लिमिट जब लगाएंगे तो नेट फ्लक्स हो जाएगा। ये थ्रो रिंग हो गया, थ्रो रिंग। अब देखो ई क्या वैल्यू, ई क्या वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है तुम्हारा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। तो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लिखना चाहें ई बराबर, तो क्या लिखेंगे, के क्यू बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो यहाँ पर पुट कर दो, के क्यू बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और एरिया का वैल्यू क्या है, 2 पाई आर डी, ठीक, इंटू कॉस थीटा। अब देखो इस ट्रेंगल में कॉस थीटा का वैल्यू देखो, ट्रेंगल यही बना, दिख रहा है ना, ये ट्रेंगल, एक ट्रेंगल दिख रहा है ना। इस ट्रेंगल में कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए बाई अंडर रूट ए, राइट। तो इसको भी लिख दो, ए बाई रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट। अब देखो इसको सबको अलग करो, के को लिख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो के को समझो, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लिखा हुआ इंटू 2 पाई, 2 पाई, ठीक, के इंटू 2 पाई। तो देखो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 2, तो क्या हो जाएगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। यानी इस के को और 2 पाई के बदले हम क्या लिख दें, 1/2 एप्सिलॉन नॉट लिख देना। ये चीज समझ में आया कि नहीं। हम क्या किए, हाँ, के इंटू 2 पाई को अलग से हम लोग सॉल्व करके देख लें कितना वैल्यू आता है। तो 1/2 एप्सिलॉन, यानी क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आ गया, राइट। इंटीग्रेशन, और ए भी कांस्टेंट है, ए भी बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन आर डी आर ऊपर बच गया और नीचे बच गया ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक। अब देखो यहाँ पे वेरिएबल कौन है, विच इज वेरिएबल, आर। तो लिमिट किसका लगेगा, आर का, और आर का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके कैपिटल आर तक, राइट। तो जो फ्लक्स नेट हो जाएगा, फ्लक्स नेट वो हो जाएगा क्यू ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल आर, आर डी आर बाई ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। क्या इसको सॉल्व करने का तरीका बताए हैं, पुट करने, हाँ ट्राई करो, फटाफट ट्राई करो, राइट। 2 मिनट का समय देते हैं, इसको ट्राई करो। पुट करना है ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर, राइट। और इसको सॉल्व करो, है ना, पुट हम हिंट दे देते हैं, सॉल्व करो, और हम डायरेक्ट बता रहे हैं, हाँ ऑन सॉल्विंग, क्योंकि हम लोग इसका इक्वेशन, हाँ, सॉल्व कर चुके हैं, सेम इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इसी में, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन में, ठीक। जो फ्लक्स आ जाएगा वो आ जाएगा क्यू ए बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस ए बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। देखो थोड़ा सा चेंजेस होगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो आया था थोड़ा सा डिफर करेगा, राइट। हम कैलकुलेट करना सिखाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी सीखेंगे हम, राइट। तो ये होगा फ्लक्स थ्रू द डिस्क, डिस्क से फ्लक्स कितना हुआ, ठीक। ये सब देखो स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है, याद रहे तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज कैलकुलेशन करना तुम लोग को सिखा रहे हैं, ठीक है। बट स्टैंडर्ड रिजल्ट है, क्योंकि हम लोग जो भी फॉर्मेट पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट पढ़ रहे हैं, ठीक है। हो गया, ये क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है, आगे चलें। एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, देखते हैं। जब गॉस लॉ पढ़ लेंगे तो ये सारा कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, बट पहले फंडामेंटल जानना जरूरी है कि कैलकुलेशन करते कैसे हैं, राइट। चलो एक और क्वेश्चन करें, हो गया क्या, टी का लिमिट, लिमिट से चेंज कर लेंगे, राइट। अभी यहाँ लिमिट आर का लिमिट है, तो बाद में किसका बन जाएगा, टी का लिमिट बन जाएगा, राइट। देखो, हाँ, इसको, इसके लिए तुम लोग एक बार कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाओ,
सेम चीज करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां हिंट लो, ठीक है, सेम चीज का हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, राइट, ओके, चलो आगे चले। एक क्वेश्चन, इस बार क्या करते हैं, इस बार एक सिलेंडर लेते हैं, राइट, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार एक सिलेंडर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, ये सिलेंडर है, ठीक, जिसका लेंथ एल दे रखा है, ठीक है, लेंथ ऑफ सिलेंडर इज एल, और रेडियस जो दे रखा है आर, इसका रेडियस आर, सिलेंडर, ठीक। अब देखो इस चार्ज जो रखा हुआ है ठीक सेंटर पे रखा हुआ है, पॉजिटिव चार्ज क्यू, क्यू चार्ज is placed at the center of cylinder. Find flux through, पहला flux through curved surface, नहीं सॉरी flat surface, second curved surface। इसमें कितने तरह का सिलेंडर में सरफेस होता है, सिलेंडर में कितने तरह का सरफेस होता है, आवाज आ रहा है, दो तरह, एक कर्व सरफेस एक फ्लैट सरफेस। तो देखो फ्लैट सरफेस, अगर फ्लैट सरफेस से पूछा जाए तो क्या तुम लोग को डिस्क जैसा फील हो रहा है, मतलब कि जो ड्यू टू फ्लैट सरफेस वो क्या हो जाएगा, डिस्क हो जाएगा, एज फ्लैट सरफेस इज लाइक डिस्क, डिस्क। तो जो यहाँ पे हम लोग ए लेते थे, ए डिस्क में ए लेते थे, यहाँ ए बराबर कितना हो जाएगा, L/2 हो जाएगा कि नहीं, हम लोग ये डिस्टेंस लेते थे ना ए, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर L/2 हो जाएगा, राइट। तो अगर फ्लक्स थ्रो फ्लैट सरफेस तो क्या लिखेंगे, QA/2ε0 1 माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो सिंपल हो जाएगा फ्लैट सरफेस का, क्योंकि इसका कैलकुलेशन बता दिए। अब सेकेंड है कर्व सरफेस, हाउ टू कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, कर्व सरफेस से कैसे फ्लक्स का कैलकुलेशन करेंगे। ये चीज समझ में आया कि नहीं, कि हम डायरेक्ट लिख दिए हैं, ए का वैल्यू क्या पुट कर देंगे, L/2, होगा। क्या करेंगे इसमें बताओ, कहीं सिलेंडर में हम लोग कहीं एलिमेंट लेना सीखे हैं, नहीं, राइट। चलो बताते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन में जब भी सिलेंडर का क्वेश्चन है, देखो एलिमेंट लेते कैसे वो बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्स पे जाके एक dx थिकनेस का सिलेंडर ले लेंगे, राइट, सॉरी रिंग ले लेंगे, इसमें अगर कट करेंगे dx थिकनेस का तो क्या बनेगा, रिंग बनेगा, ये क्या बनेगा, रिंग बनेगा। इमेजिन करो कि अगर dx का हम लोग कट करते हैं तो क्या बनेगा, रिंग dx का। तो यहाँ पर जो एलिमेंट हो गया एज रिंग, ठीक, एलिमेंट क्या हो जाएगा, रिंग हो जाएगा, राइट। अब देखो फिर वही कंसेप्ट लगाएंगे कि इस रिंग को बाहर निकालो, राइट। पहले हम लोग क्या निकालेंगे, इस फ्लक्स थ्रू द रिंग देख लेंगे कि इस रिंग के थ्रू फ्लक्स कितना होता है, ठीक है। इस रिंग को हम लोग बाहर निकाल देंगे, राइट, इस तरह का रिंग है। क्या इसका रेडियस कैपिटल आर ही रहेगा, इसका रेडियस कैपिटल आर ही रहेगा, रेडियस में तो कोई चेंज नहीं होगा, राइट।
तो इसका रेडियस तुम्हारा सेम ही रहेगा कैपिटल। और ये रखा हुआ है तुम्हारा कितना डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो अगर इससे हम लोग डी फाई निकाले, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग वाले एरिया से क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा कि नहीं ऐसे ई। तो अगर हम लोग डी फाई निकालें तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। देखो फिर यहाँ पर इस रिंग का जो एरिया वेक्टर होगा, राइट। अब देखो इस केस में रिंग का एरिया, क्या इसमें एरिया ये वाला लिए हैं, देखो सरफेस, और ये कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस का। तो इसमें जो एरिया होगा क्या इस रिंग के परपेंडिकुलर होगा, इधर ऊपर की तरफ, इस तरह। देखो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया वेक्टर, देखो ये वाला, समझ में आ रहा है। ये जो रिंग है, रिंग के सरफेस के परपेंडिकुलर देखो, क्योंकि इस बार जो रिंग बना है, क्योंकि इस बार जो भी फ्लक्स निकलेगा ऊपर की तरफ से निकलेगा, नहीं कर्व सरफेस से निकलेगा, ये वाला पोर्शन सबसे निकलेगा, ये वाला पोर्शन सबसे। समझ में आ रहा है कि नहीं। और इसके परपेंडिकुलर मतलब इधर, क्या समझ में आ रहा है, आवाज आ रही है, ठीक। किसी का माइक देखो तो ऑन है, बहुत तेज आवाज आ रहा है, सेट करो। देखो तो इस समय जो एंगल लेंगे हम, देखो अगर ये थीटा लेते हैं, किसी को ले लो, ये थीटा, तो जो मर्जी है इसी को थीटा ले लेते हैं, ठीक। नहीं इधर देखो, अरे समझो इस बार जो फ्लक्स निकलेगा तो क्या इधर से क्रॉस करेगा, डिस्क में ना इधर से क्रॉस करता था, इसमें तो इस वाले सरफेस से ना रिंग निकलेगा, ऊपर से निकलेगा ना। इमेजिन करो डिस्क जो रिंग कट कर रहे हैं, सरफेस का कट करे, और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है किधर से, सरफेस से निकल रहा है। और हम जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे फ्रंट में कुछ इस तरह समझो, हुआ कि नहीं। सरफेस, रिंग का सरफेस इस बार कैसा है, ऊपर की तरफ है कि नहीं, कर्व की तरफ है कि नहीं, राइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे सरफेस जो लिए हैं परपेंडिकुलर, इमेजिन करो कट करके, देखो सिलेंडर को कट करो और देखो इसका सरफेस किधर आता है, सिलेंडर के सरफेस रेडियली आउटवर्ड। देखो अगर हम सिलेंडर ऐसे बनाते हैं, देखो समझो, ठीक, इसमें से एक रिंग काटते हैं, ठीक है, ये वाला रिंग, तो बताओ तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, क्या इधर होगा, परपेंडिकुलर होगा सरफेस कैसे, हुआ कि नहीं। समझ में आ रहा है ना। उस समय डिस्क में जो रिंग था वो इस तरह का था, इसलिए एरिया इधर से क्रॉस कर रहा था, ना कि इधर से, राइट। ये गलत था, उस समय इधर से, लेकिन रिंग इसमें सिलेंडर में तो इधर से क्रॉस कर रहा है, तो ये डीए वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे थीटा ले लेंगे, ये तो ये भी एंगल थीटा, ठीक। अब चलो तो इसको क्या लिख देंगे, डी फाई को इंटीग्रेशन ई तुम्हारा हो जाएगा के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आया, क्योंकि ये डिस्टेंस लेते हैं, चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, और ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, राइट, इंटू डी ए क्या हो जाएगा, 2 पाई इंटू डी एक्स। समझो इस बार 2 पाई आर लिखे हुए हैं, क्योंकि इसका रिंग का रेडियस क्या है, एलिमेंट का आर, तो 2 पाई आर, थिकनेस कितना है dx, और यहाँ पे एंगल कितना हो जाएगा, थीटा, कॉस थीटा। ये चीज समझ में आया कि नहीं। अब रिप्लाई करो, ये चीज समझ में आया कि नहीं, कि हम ई इंटू डी ए को कैसे लिखें। ई को देखो, ई को कैसे लिखें, यहाँ से यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, इसका स्क्वायर। एरिया ऑफ द रिंग, रिंग को कट करो, रिंग को ऐसे खोल दो, इसको यहाँ से कट करके खोलो, खोल के देखो तो कितना लेंथ आएगा, 2 पाई आर, ये लेंथ कितना हो जाएगा, हाँ 2 पाई आर, और थिकनेस dx, एरिया। और इस बार एंगल, ये वाला एंगल लेंगे, क्योंकि एंगल बिटवीन ई एंड डी ए होता है, ठीक, ये लिख दिया, ठीक। अब चलो इक्वेशन 1, ठीक है, इसको सही से लिख देना, यानी फ्लक्स जो हो जाएगा इंटीग्रल के, यहीं से देखो, यहीं से हम लोग सीखेंगे गॉस लॉ का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक। चलो के क्यू बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर
राइट चलो चलो हम बताते हैं, ठीक। एक सेकंड देखो, आगे बताते हैं। देखो रिंग जो लिए हैं, देखो रिंग जो है, पहले सिलेंडर बना लो, राइट। एक सिलेंडर बना, एक सिलेंडर समझो। इस बार जो रिंग कट किए हैं, कुछ हम लोग ऐसा रिंग कट किए हैं, इस तरह का, राइट। इधर से भी राइट, ऐसा। तो जो भी एरिया वेक्टर होगा, क्या ऐसे परपेंडिकुलर होगा इस एरिया का, इस सरफेस का, बाहर की तरफ होगा कि नहीं, रेडियली आउटवर्ड, ठीक। और चार्ज यहाँ पे रखा हुआ, तो इस बार देखो इस वाले सरफेस से निकलेगा, ठीक है। तो रिंग का एरिया, इसको कट करेंगे तो रिंग ओपन होगा, रेडियस तो रिंग का सेम ही है, तो ये हो जाएगा 2πr, और थिकनेस हम लोग लिए हैं dx, तो एरिया कितना हो जाएगा 2πx dx। और एंगल की बात करें तो देखो इस बार परपेंडिकुलर टू द रिंग डीए वेक्टर, तो ये वाला थीटा एंगल, राइट। तो फ्लक्स कितना हो जाएगा EDA, ई को क्या लिख देंगे KQ बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर इंटू 2πr dx इंटू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा फ्लक्स इस रिंग की वजह से, ये जो हुआ फ्लक्स थ्रू रिंग, फ्लक्स थ्रू रिंग, ठीक है। अब देखो, अब इसको लिखो, फ्लक्स थ्रू रिंग कितना आया, यहाँ पे 2πr dx cos थीटा। अब देखो इस ट्रायंगल को समझो, cos थीटा वाला, ठीक है। ठीक है, देखो ट्रायंगल जो है कुछ इस तरह है, ठीक। ये डिस्टेंस a है, ये r है, और ये थीटा है, इस बार ये थीटा है, और ये डिस्टेंस हो जाएगा तुम्हारा a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, a नहीं x है ना, x है, x। तो इसमें cos थीटा को लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, r ओपन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, सॉरी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखो k इंटू 2π को देखो फिर से k इंटू 2π को क्या लिख देंगे 1/2 एप्सिलॉन नॉट। हाँ तो यहाँ से देखो q, इस बार r कांस्टेंट है तो r ही बाहर आ गया, 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन cos थीटा का वैल्यू हो जाएगा r अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पर एक और आ रहा है इंटू आर स्क्वायर dx, राइट, ठीक है, ठीक। तो ये देखो क्या आ गया QRQ अपॉन, अरे अरे हाँ यहाँ आर ही होगा, देखो बताते हैं समझो। नीचे अंडर रूट कैसे, cos थीटा का हम वैल्यू लिखे हैं, cos थीटा का वैल्यू हो गया r बाई, यहाँ से ये वाला cos थीटा का वैल्यू होगा r बाई, ठीक, और dx ये बच गया dx। तो ये हो जाएगा क्या, पहले भी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये वाला लिख रहे हैं, तो इसको क्या करते हैं 3/2 डायरेक्ट कर दें, हाँ के पावर 3/2, राइट। अब देखो तो ये क्या हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल dx अपन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2, ठीक है। अब इसको लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगा, लिमिट देखो इसमें वेरिएबल कौन है, पहले ये डिसाइड करो, वेरिएबल कौन है, क्या dx वेरिएबल है, हाँ x, वही x वेरिएबल है, इसका मतलब x देखो x l/2 इधर जा सकता है और फिर l/2 इधर अपोजिट में जा सकता है कि नहीं, इसका मतलब -l/2 से लेके l/2 कर दें। अगर हम यहाँ पे l/2 लिखते हैं और यहाँ पे -l/2 रखते हैं तो लेंथ टोटल l हो गया, तो कहाँ से कहाँ तक लिमिट जाएगा -l/2 से लेके l/2, तो लिमिट -l/2 से लेके l/2, ठीक है।
अब देखो इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ठीक है, आगे तुम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ोगे, जब इसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो जो पुट करना होगा, पुट x इक्वल टू r tan थीटा, ठीक है, और फिर लिमिट चेंज कर देंगे, राइट। इसको यहाँ तक लिख लो फ्लक्स, फिर हम जब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा पढ़ लोगे ये कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। पुट करेंगे x इक्वल टू r tan थीटा, राइट, और फिर इसको सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन एंड सॉल्व above इक्वेशन, ठीक है। चलो ये सब चीज इजी है, टफ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम इसलिए अब नहीं बता रहे हैं क्योंकि कुछ आगे सीख लो ये सब चीज, जैसे तुम लोग ये सब्स्टिट्यूशन इंडिफिनिट पढ़ोगे, इंडिफिनिट इंटीग्रल, उसमें सब्स्टिट्यूशन, तो ये सब चीज एकदम सिंपल हो जाएगा, राइट। चलो हो गया, बस इतना लिमिट ये लिख लो इक्वेशन, क्या लिमिट L/-L/2 से लेके L/2, लिमिट यहाँ पर फिर थीटा बन जाएगा, बन जाएगा। देखो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे dx, ये r tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन, tan थीटा का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा d थीटा, यानी dx के बदले हम क्या लिख देंगे, r sec स्क्वायर थीटा। चलो हम सॉल्व करके बताते हैं, राइट। देखो चलो जल्दी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। यानी फ्लक्स लिखेंगे तो क्यू आर स्क्वायर तो ऐसे ही रह जाएगा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, dx को हम लोग क्या लिख देंगे, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे लिखा हुआ है देखो r स्क्वायर प्लस x की जगह क्या पुट कर दें, x की जगह r tan थीटा पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और इसके पावर 3/2, ठीक। पहले अभी लिमिट रहने दो, अभी लिमिट नहीं, इसको सॉल्व करो, ठीक है। देखो क्यू आर स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल r sec स्क्वायर थीटा d थीटा। देखो इसमें से r स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है, r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर क्या आएगा, r क्यू आएगा। देखो इसमें से r स्क्वायर कॉमन लो, r स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, r क्यू आ जाएगा बाहर, तो यहाँ पर क्या बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा और इसके पावर 3/2, राइट। अब देखो ये आर क्यू से तुमको दिख रहा है कि आर क्यू कैंसिल दिखा, ऊपर आर स्क्वायर इंटू आर और नीचे आर क्यू कैंसिल। अब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या ये, हाँ, तो देखो ये लिखा हुआ है तुम्हारा q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट इंटीग्रल सेक स्क्वायर थीटा d थीटा बाई, क्या इसको सेक क्यू थीटा लिखा हुआ है, देखो इसको हम लोग लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, स्क्वायर स्क्वायर थीटा, तो ये एक सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, तो नीचे सेक थीटा बच गया, तो फिर क्या आ गया q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट और सेक थीटा ऊपर जाके बन जाएगा तो क्या हो जाएगा cos थीटा, तो क्या हो जाएगा देखो फ्लक्स जो आ जाएगा q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल cos थीटा d थीटा। यहाँ तक तो सॉल्व करना, यहाँ तक। अब देखो लिमिट, फॉर लिमिट, फॉर लिमिट हम लोग लिमिट पुट क्या किए थे, पुट किए थे x इक्वल टू r tan थीटा। अब देखो इफ x इक्वल टू L/2, ठीक है, x इक्वल टू L/2, यही था ना, एक बार L/2 था तो पुट कर दो r tan थीटा, एक बार यहाँ से थीटा का वैल्यू आ जाएगा, एक थीटा 1 का वैल्यू, सॉरी ये अपर लिमिट हो गया, राइट, यहाँ थीटा 2 अपर लिमिट, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पोर्शन है। और एक बार इफ x इक्वल टू माइनस L/2 रखेंगे इक्वल टू r tan थीटा 1, ठीक है, तो यहाँ से थीटा 1 आ जाएगा लोअर लिमिट, ठीक, चेंज कर देंगे, ठीक है, थीटा 1 कैलकुलेट करके चेंज कर देंगे, तो यहाँ देखो फ्लक्स जो आ जाएगा q बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखेंगे थीटा 1 से लेके थीटा 2 cos थीटा d थीटा, ये सॉल्व हो जाएगा ना। देखो रेडियस और लेंथ का वैल्यू लेते हैं तो थीटा का वैल्यू इजीली कैलकुलेट हो जाता है, समझ में आ रहा है कि रेडियस और लेंथ का कुछ वैल्यू रहता तो क्या tan थीटा 1 tan थीटा 2 कैलकुलेट नहीं हो जाता, इसलिए ऐसा हो गया, राइट। ये देखो फाइनल इक्वेशन ये आएगा q बाई 2 sin थीटा 1 से थीटा 2,
ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे इसलिए। हो गया, x इक्वल टू आर टेन थीटा। हाँ हाँ, यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल को हम लोग पुट किए हैं आर टेन थीटा, और फिर इसी के अनुसार लिमिट भी चेंज कर दी, इसी के अनुसार देखो, इसी के अनुसार लिमिट भी चेंज किए हैं, जो इसी के अनुसार लिमिट भी चेंज किए हैं, राइट। आवाज आ रहा है एक्स? देखो किसके तरफ से साउंड आ रहा है? हो गया, देखो इसमें सॉल्व। हाँ, ये हम लोग ना जब इंडेफिनिट इंटीग्रल पढ़ोगे ना, तो उसमें सब्स्टिट्यूशन पुट करना तुम लोग को सिखाया जाएगा कि क्यों हम लोग इस तरह लेते हैं, ठीक है। हमेशा देखो, हम लोग बेसिक जो फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं उसमें 3 फार्मूला पढ़ते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखो इस तरह के सब्स्टिट्यूशन करते हैं ना कि किसी इस तीनों में से कोई एक फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए, राइट। जब तुमको देखो इसके पहले वाले क्वेश्चन देखो, डिस्क वाला में, डिस्क वाला चलो थोड़ा सा देख लेते हैं। डिस्क वाला में देखो, यहाँ पे वेरिएबल में आर डी आर था, राइट, यानी ऊपर भी कुछ वेरिएबल था और नीचे भी था, तो इस समय हम लोग टी स्क्वायर वाला पुट किए, ठीक है। और जब ऊपर कुछ नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पर देखो ओनली डी एक्स आ गया, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, राइट। और ट्रिग्नोमेट्री में कोशिश करते हैं कि इसी तीनों फॉर्मेट में से ऐसा क्या पुट करें कि इसी तीनों फॉर्मेट में से कोई एक आ जाए। तो देखो हम लोग यहाँ पे आर टेन थीटा पुट किए, तो क्या रिजल्ट आ गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा, राइट। ये चीज आगे डिटेल में मैथमेटिक्स में सिखाया जाएगा, ठीक है। हम इसका शॉर्ट ट्रिक, हाँ बोलो। हाँ, टेन थीटा का एक सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए टेन थीटा का यूज किया जाता है, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक में एक जगह पढ़ाएंगे मैकेनिक्स में, जब दो वेरिएबल आता है तो उसमें भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री एंगल का कंसेप्ट यूज कर लेते हैं, राइट। ठीक है, वो सब, हाँ वो सब एक फॉर्मेट होता है, राइट। ठीक है, जैसे ही तुम लोग इंडिफिनिट इंटीग्रल पढ़ोगे तो उसमें सारा फॉर्मेट तुम लोग को लिखाया जाएगा, ठीक है। तब ये चीज और ज्यादा क्लियरली समझ में आने लगेगा, राइट। हम इसका ट्रिक बता देंगे आगे, ठीक है। जैसे ही सॉलिड एंगल कंसेप्ट पढ़ेंगे, एकदम ये इजिली बनेगा, दो दो तीन तीन लाइन में सारा चीज बनेगा, ठीक। चलो ये हो गया, आगे चलें। अब देखो कैसे गॉस लॉ हम लोग प्रूफ करते हैं, ठीक है। गॉस लॉ कहाँ से ओरिजिन होता है, राइट। अब एक क्वेश्चन से ही, ठीक है, क्वेश्चन एज ए कंसेप्ट, इसको कंसेप्ट भी समझना है। एक स्फीयर है, राइट, एक स्फीयर, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। इसके सेंटर पे कितना चार्ज रखा हुआ है, क्यू चार्ज। अब पूछा है फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू द चार्ज, फाइंड आउट फ्लक्स थ्रू स्फीयर। स्फीयर से फ्लक्स कितना होगा, राइट, एकदम सेंटर पे ये स्फीयर है, ठीक है। ये कंसेप्ट है, ठीक है। यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को ही कंसेप्ट बना के डिस्कस कर लेंगे, राइट। फटाफट जल्दी बोलो। फ्लक्स का एक ही फॉर्मेट होता है, इंटीग्रल ई डॉट डी ए, ठीक। इसमें देखो, इसमें हम क्या बताए थे, स्फीयर में, स्फीयर कैसा सरफेस है, ओपन सरफेस या क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस। तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होता है, हाँ रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की तरफ, ठीक। तो अगर सपोज कर लो इस सरफेस पे अगर छोटा सा अगर डीए एरिया ले, मान लो हम ये वाला एरिया लेते हैं डीए, देखो
सरफेस काट लिए, बॉल पर से, बॉल होता है ना फुटबॉल में से थोड़ा सा ऐसे काट लूं, तो क्या इसका एरिया वेक्टर ठीक इसके परपेंडिकुलर होगा। और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या सेम ही डायरेक्शन में आएगा, इसी डायरेक्शन में आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड भी, आएगा कि नहीं। तो अगर एंगल थीटा का वैल्यू पूछा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। क्यों, बिकॉज E इज पैरेलल टू डी ए वेक्टर, राइट। ठीक, अब देखो इस पूरे सरफेस पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, E इक्वल टू क्या हम लोग लिखे हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, और ये कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि हमको कहाँ पे फ्लक्स किससे निकालना है, पूरे इस सरफेस से निकालना है ना, और सरफेस पे हर पॉइंट का डिस्टेंस चार्ज से कितना है, आर है कि नहीं। हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। क्या इस सरफेस को क्या इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं, बोलो, क्या इस स्फीयर को हम लोग एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोल सकते हैं कि नहीं, स्फेरिकल इक्वी पोटेंशियल सरफेस, क्योंकि चार्ज से सारा डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो अब देखो अगर फ्लक्स लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, इंटीग्रल ई तो बाहर आ जाएगा, डी ए का इंटीग्रल, अब देखो के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रल डी ए। अब देखो इसमें छोटा छोटा डी ए जोड़ दो, ढेर सारा डी ए, इंटीग्रल का मतलब जोड़ना, तो पूरा इंटीग्रल जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, पूरा एक सरफेस का एरिया बन जाएगा, पूरा एरिया, तो क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। अब इस के को लिख दो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, क्या कुछ दिख रहा है, तो फ्लक्स क्या आ गया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे चार्ज ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक है, चलो इसको अब थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। देखो ये स्फीयर है ना, स्फीयर क्लोज सरफेस एरिया होता है, और इसका एरिया वेक्टर जो होता है परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। तो अगर मान लो हम एक छोटा सा डी एरिया लेते हैं, तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा परपेंडिकुलर होगा इसके, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ठीक रेडियली आउटवर्ड होगा, राइट, सरफेस के परपेंडिकुलर, क्योंकि सरफेस जो है इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, और ई कितना आ जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस हर जगह क्या है, सेम है, तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा, तो डी ए का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, पूरा एरिया आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, और फिर के का वैल्यू पुट कर दो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच के आ जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो थोड़ा सा इसमें एनालिसिस करते हैं, राइट, आगे चलें, थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं। देखो हम लोग क्या ऑब्जर्व किए कि चार्ज जो था सरफेस के अंदर है, मान लो हम एक ये स्फीयर के अंदर चार्ज रखते हैं क्यू चार्ज, ठीक है, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स आता है ये S1, फ्लक्स थ्रू S1 जो आ रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, राइट, यही आ रहा है ना। अब एक और स्फीयर ले लेते हैं, एक और स्फीयर लेते हैं जो कॉन्सेंट्रिक है बट इससे बड़ा है, ठीक है, S2, स्फीयर S2। अब तुमसे पूछा जाए कि फ्लक्स थ्रू S2 करेंगे तो क्या ये भी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर फ्लक्स जो है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, समझ में आ रहा है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ रेडियस, ऐसा समझो कि यहाँ से इस सरफेस से 10 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, ठीक है, ऐसे S1 से, तो क्या S2 से कितना निकलेगा, 10 ही निकलेगा, यानी ऐसा तो नहीं है ना कि S2 से 20 ज्यादा निकल जाएगा, जितना अंदर वाले से निकलेगा उतना बाहर वाले से भी, ठीक। इसका मतलब फ्लक्स जो है, एक और बात बोल सकते हैं ना, एक और सरफेस ले लो, थर्ड सरफेस, क्लोज सरफेस ही ले रहे हैं, ये सब देखो हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस की बात कर रहे हैं, ये सब क्या है, स्फीयर है। एक और सरफेस ले लेते हैं बट कुछ इरेगुलर शेप का है, ये भी एक क्लोज सरफेस है, ये भी क्या है, क्लोज सरफेस है। अब बताओ इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, इस S3 लेते हैं, तो फ्लक्स थ्रू S3 कितना होगा,
क्या होगा फ्लक्स थ्रू S3? क्या देखो इस ना 10 ही लाइन निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी फिर सेम आ गया Q बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब बोल सकते हैं फॉर इफ चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड अ क्लोज सरफेस, ये अंदर है, then flux through surface is Q by एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और क्या बोलते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज ऑफ द सरफेस। क्या शेप और साइज पे डिपेंड कर रहा है? देखो सबका अलग अलग शेप है, साइज अलग अलग है, राइट, ऑफ सरफेस, ऑफ क्लोज सरफेस। ठीक है, राइट। ये चीज समझ में आया कि ना, कि जो क्लोज सरफेस, अगर चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है, ठीक, तो जो फ्लक्स होगा वो किस शेप और साइज से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, चलो हो गया। हो गया, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, देखो क्या कंक्लूजन क्या ड्राइव करते हैं। हो गया, यानी हम लोग कंक्लूजन क्या ड्राइव कर सकते हैं। कंक्लूजन देखो, दो चीज अब तक हम लोग दो चीज पढ़े, अगर इफ सरफेस ओपन सरफेस हो, या इफ ऐसे बोल सकते, इफ चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस, इफ चार्ज इज आउटसाइड द सरफेस, देन फ्लक्स नेट जीरो, क्योंकि मान लो ये सरफेस है और चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसकी वजह से कितना होगा, नेट फ्लक्स जितना इन कर रहा है उतना आउट। समझ में आ रहा है ना, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, फाई इन इक्वल टू फाई आउट। ये फर्स्ट कंक्लूजन। सेकेंड, if charge is inside the surface, then फ्लक्स क्या हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। मतलब ये देखो, ये मान लो ये सरफेस है और इसके अंदर चार्ज है, ठीक है, Q चार्ज है, तो जो भी फ्लक्स लिखेंगे तो क्या इसको ये लिख सकते हैं, Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। मतलब ये Q इन क्या है, अंदर वाला चार्ज, चार्ज जो सरफेस के अंदर हो, के अंदर हो, राइट। अगर देखो, अगर ये निगेटिव होता तो यहाँ पर क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, ठीक, बट पुट विथ साइन, पुट विथ साइन, ठीक है। ये चीज समझ में आया कि अगर चार्ज बाहर है तो बाहर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन क्या होता है, जीरो। अंदर वाले चार्ज की वजह से फ्लक्स में कंट्रीब्यूशन क्या होता है, हो गया। चलो, यानी अगर इसको हम लोग जनरलाइज करते हैं, एक सेकंड, और बैक,
गया। जनरलाइज करते हैं, ठीक है, कि मान लो देखो जनरलाइज सोचना है, एक सरफेस है, हो गया। देखो चलो सोचना है, एक क्लोज सरफेस है, राइट, एक क्लोज सरफेस है, ये कैसा सरफेस, क्लोज सरफेस। देखो हम लोग क्लोज सरफेस के केस में स्पेशल एक तो फ्लक्स बराबर होता है इंटीग्रल ई डॉट डी, ये जनरल फॉर्मेट होता है इंटीग्रल ई डॉट डी, राइट। एक ये फॉर्मेट हम लोग फ्लक्स निकालने का पड़े, बट इस फॉर ए क्लोज सरफेस फ्लक्स क्या हो जाता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखो इमेजिन करो कि एक चार्ज ये Q1 है, Q1, एक चार्ज Q2 है, और एक यहाँ बाहर में Q3 है, ठीक। अब पूछा जाए फ्लक्स थ्रू द सरफेस, तो फाइंड फ्लक्स थ्रू सरफेस, क्या करेंगे, देखो समझो इसको, ठीक है। देखो ये क्लोज सरफेस क्या हुआ, ठीक है, हम ये इंटीग्रल, ठीक है, और जब भी फ्लक्स लिखेंगे क्लोज सरफेस के लिए तो इसको ऐसे लगा देंगे गोला, ठीक है, और इसको बोलेंगे क्लोज लाइन इंटीग्रल, क्या बोलेंगे इसको, हाँ, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल। इसका मतलब ये हो गया कि जहां भी गोला दिख जाए इसका मतलब पूरे सरफेस से पूछ रहा है, ठीक है, किससे पूछ रहा है, पूरे सरफेस से पूछ रहा है, क्लोज लाइन इंटीग्रल। देखो समझो इंटीग्रल मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल, क्या इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना, जो एडिशन होता है, क्लोज लाइन, चलो ढेर सारा लाइन को जोड़ देते हैं, एकदम ऐसे ऐसे जोड़ दो, क्या बनेगा, क्या एक सरफेस बन जाएगा, ढेर सारा लाइन, इनफाइनाइट लाइन को जोड़ दो, क्या एक सरफेस बना, क्लोज लाइन को जोड़ना है, बना कि नहीं। तो इसलिए जब भी क्लोज लाइन आ जाए इसका मतलब किससे पूछ रहा है, सरफेस से पूछ रहा है, राइट। चलो तो देखो अब एक एक करके देखते हैं, ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q1, Q1 की वजह से अगर हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल E1, क्योंकि Q1 की वजह से सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अलग होगा, E1 डॉट डी ए इक्वल टू Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये चीज समझ में आया कि नहीं। फ्लक्स को देखो एक बार लिख दे क्लोज के लिए, इससे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1, एरिया तो मान लो एक पर्टिकुलर एरिया डीए से ले लेते हैं, मान लो इसी एरिया से सबकी वजह से निकाल रहे हैं, सबकी वजह से, Q1 की वजह से, Q2 की वजह से, Q3 की वजह से, तो एरिया तो सब में सेम हो जाएगा, बट इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज अलग अलग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग होगा, और यहाँ पे जितना जिस चार्ज की वजह से लिखेंगे उसको लिखते हैं, यानी फ्लक्स लिखते हैं Q इन वाला, Q1 की वजह से लिखेंगे ड्यू टू Q2, इसकी वजह से क्या लिखेंगे, इंटीग्रल E2 dA इक्वल टू Q2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू Q3, क्या लिखेंगे, इंटीग्रल E3 dA, और Q3 क्या चार्ज बाहर है कि अंदर, बाहर, बाहर की वजह से क्या होता है फ्लक्स, जीरो, चलो जीरो, तो मान लो इसकी वजह से φ1 आया, ये φ1, ये φ2, ये φ3, तो तुमसे पूछा जाएगा नेट फ्लक्स, हमसे नेट फ्लक्स पूछ रहा है तो क्या लिखेंगे, सबको जोड़ देंगे, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, दोनों तरफ जोड़ दो, देखो इधर जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा, इंटीग्रल E1 प्लस E2 प्लस E3 dA इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट, राइट, यही है। अब देखो ये क्या लिखा है, E1 E2 E3, क्या ये नेट चार्ज है ड्यू टू ऑल चार्ज, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज, ये क्या लिखा हुआ है, E1 E2 E3, ये देखो इसकी वजह से भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं, Q3 की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं यहाँ पे, बोलो, Q3 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कि नहीं, होगा,
हाँ बट फ्लक्स नहीं होगा, क्योंकि जितना इन करेगा उतना आउट हो जाएगा। तो ये एक्चुअल में क्या लिखा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अब देखो, हाँ तो अब देखो ये क्या बन गया, लाइन इंटीग्रल ई नेट डॉट डी ए इक्वल टू, क्या लिखा, Q1 प्लस Q2 बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो इसी को हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, ठीक है, इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, तो क्या लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल ई नेट या ई टोटल, चलो ई ही लिखो, ठीक है, अंडरस्टूड रहेगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, टोटल वाला, इक्वल टू ये क्या लिख दे, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट लिख दे। देखो यहाँ पे सरफेस में चार्ज था Q1 और Q2 और एक Q3 यहाँ पे था। ठीक, तो जो ये क्यू इन लेते हैं यार, क्यू इन इक्वल टू Q1 प्लस Q2, हिंदी में लिख देते हैं जो चार्ज सरफेस के अंदर होता है। ठीक, और यहाँ पर जो ई है, ये वाला ई, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल चार्ज Q1 Q2 एंड Q3। इसका मतलब कि हम लोग को अगर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या हम लोग फ्लक्स तो इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। बट देखो चार्ज की अलग अलग चार्ज की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, इसलिए हम लोग ये मेथड यूज करते हैं, क्या फाइंड करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, और यही कहलाता है गॉस लॉ। ठीक है, तो गॉस लॉ में जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं वो कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ड्यू टू ऑल चार्ज, और जो फ्लक्स में क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट कहते हैं तो वह चार्ज कौन सा होता है, जो चार्ज सरफेस के अंदर होता है। ठीक है, और यही यही क्या कहलाता है, गॉस लॉ, राइट। ये चीज समझ में आया गॉस लॉ क्या है, और इसको स्टेटमेंट में लिख दें। देखो गॉस लॉ, और एक क्लोज सरफेस देखो, हो गया, और एक क्लोज सरफेस नेट फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। दैट इज ऐसे लिख सकते हैं, नेट फ्लक्स लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, देखो पहले हम लोग जो पढ़ते हैं, हम लोग थोड़ा सा उल्टा स्टडी करते हैं, पहले फ्लक्स आया, गॉस लॉ आया, ठीक है, गॉस लॉ, देन कूलम्स लॉ आया। ठीक है, जो हम लोग पढ़ते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, राइट, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, पहले गॉस लॉ आया, गॉस लॉ से ये कूलम्स लॉ आया है। ठीक है, बट हम लोग समझने के पर्पज से उल्टा पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये हो गया गॉस लॉ, लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और इसके बारे में मेंशन करना है कि यह कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ड्यू टू ऑल चार्ज, और यहाँ पे क्यू इन कौन सा है, जो चार्ज सरफेस के अंदर हो। ठीक, आउटसाइड चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है क्यू इन में। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, गॉस लॉ क्या, देखो ये गॉस लॉ से हम लोग एक फ्लक्स निकाले, देखो एक फ्लक्स निकाले हम लोग ये क्लोज सरफेस के लिए कि अगर चार्ज प्रेजेंट हो अंदर तो जो फ्लक्स आएगा हमेशा क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, तो इसके शेप और साइज से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, राइट। और हम लोग फ्लक्स ऐसे भी निकालना सीखते हैं ई डॉट डी ए, बट लेकिन अगर हम लोग इंटीग्रल लगा दें इसका मतलब क्लोज लगा दें, इसका मतलब सरफेस से फ्लक्स,
तो कौन सा सरफेस, क्लोज सरफेस से फ्लक्स हो जाएगा इंटीग्रल ई डॉट डी ए, लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी ए, और ये दोनों बराबर होगा, इन दोनों को इक्वेट करके गॉस लॉ बनेगा, ठीक है। और गॉस लॉ में क्या कंक्लूज आया कि जो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं, ई जो लिखते हैं, यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू ऑल चार्ज Q1 Q2 Q3 सब की वजह से, और लेकिन यहाँ पर जो क्यूइन लेते हैं वह लेते हैं सिर्फ अंदर वाला चार्ज, ये दोनों, ठीक है। और यही एक स्टेटमेंट की इक्वेशन गॉस लॉ कहलाया, ठीक है। हो गया, चलो एक क्वेश्चन करो सिंपल, बोले ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, बताना है। स्टेटमेंट दिया गया कि E इक्वल टू 0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस, ठीक, एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ठीक। E क्या है, 0 पहला, इसका क्या मतलब है, दिस इंप्लाई फ्लक्स इक्वल टू 0, ठीक। सेकंड, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, Q इन इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। थर्ड, Q इन इक्वल टू 0, इसका मतलब हो गया फ्लक्स 0 हो जाएगा। कौन सा स्टेटमेंट है तीनों में, विच वन इज ट्रू विच वन इज फॉल्स? फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ये सब किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए, ठीक है। सारा डाटा किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए, और क्लोज सरफेस, तीन स्टेटमेंट है। E इक्वल टू 0 एवरीवन ऑन द सरफेस, इसका मतलब फ्लक्स 0 होगा, ये ट्रू है या फॉल्स। सेकंड, Q इन 0 होगा, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, ये ट्रू है या फॉल्स। Q इन 0, इसका मतलब फ्लक्स 0, ये ट्रू या फॉल्स। फर्स्ट क्या होगा, ट्रू, राइट। देखो समझो, एक स्फीयर लेते हैं, इसके हर सरफेस, इसके सरफेस पे E0 आएगा, E0 आएगा तभी जब अंदर Q क्या हो जाए, 0 आ जाए। अगर चार्ज 0 रख देंगे तो इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0। इसका और फ्लक्स भी कितना आ जाएगा, फ्लक्स हम लोग लिखते हैं Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट। जब चार्ज ही 0 है तो फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 0, राइट। ये चीज समझ में आया, इसका मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ट्रू। सेकेंड देखो, Q इन 0 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, क्या यह जरूरी है। सेकेंड देखो, देखो इसको समझो, एक और सरफेस लेते हैं, क्लोज सरफेस, स्फीयर ले लो, हाँ स्फीयर ले ले। एक अंदर में माइनस क्यू और प्लस क्यू रखा हुआ है सेंटर पे, और एक बाहर प्लस क्यू रखा हुआ है। इस सरफेस पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 0 है, देखो इन दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो सकता है। मान लो एक चार्ज यहाँ रख दिए, एक चार्ज यहाँ रख दिए, देखो छोड़ो, तुम बाहर नहीं लो, तुम अंदर ही लो, ठीक है। एक चार्ज यहाँ रख दो और एक चार्ज यहाँ रखो, अलग अलग, प्लस Q1, तो क्यू क्यू इन तुम्हारा हो जाएगा 0, इसका मतलब फ्लक्स तो 0 हो जाएगा। बट देखो चूंकि सिमेट्रिकल नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नॉट इक्वल टू 0। समझ में आया कि नहीं, ये सेंटर पे चार्ज नहीं ना, अलग अलग है, तो दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो कुछ ना कुछ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं है, इसका ये मतलब हुआ इफ गिविंग 0, इसका ये दिस इंप्लाई E इक्वल टू 0 नहीं, एक तो स्टेटमेंट आ गया। अब देखो हो भी सकता है, कैसे समझो, दोनों चार्ज को सेंटर पे ही रख दो, माइनस क्यू और प्लस क्यू को, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। इफ बोथ चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर, इसका मतलब
ई भी 0 हो जाएगा एंड ऑल्सो फाई भी 0। देखो यहाँ दोनों स्टेटमेंट आ रहा है, यानी फ्लक्स जब 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब दो स्टेटमेंट है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फॉल्स वाला में कैटेगरी में रखते हैं। देखो सेंटर पे दोनों चार्ज को रख देंगे, प्लस क्यू तो डिस्टेंस किसी पॉइंट का दोनों चार्ज से सेम ही हो जाएगा ना, तो एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ आएगा तो एक की वजह से अंदर की तरफ आएगा, तो दोनों की वजह से कितना हो जाएगा, 0। इमेजिन करना है, ठीक। थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो, कीविन 0 इसका मतलब फ्लक्स 0, ये तो करेक्ट है। समझ में आया ना कि जब जब चार्ज अंदर वाला 0 होगा तो फ्लक्स 0 होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हैं, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो भी सकता है और नहीं, इसके लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, हो भी सकता है या नहीं, ठीक है, हो गया। हम्म, अब देखो, अब ये जो गॉस लॉ का एप्लीकेशन, यूजेज ऑफ गॉस लॉ, ठीक है, गॉस लॉ का यूजेज, ठीक है। तो गॉस लॉ का यूज करते हैं टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, किसके लिए यूज करेंगे, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन वाला, जैसे हो गया सर्कल, रिंग, सॉरी, गॉस लॉ तो पहली बात क्लोज सरफेस के लिए होता है, तो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, ठीक है, स्फीयर। क्या ये एकदम सिमेट्री देखो अगर यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं तो एकदम सिमेट्रिकल हो जाएगा, है ना, कहीं भी लाइन खींचो तो एकदम सिमेट्रिकल हो जाएगा। हाँ, तो इसके वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो, अगर चार्ज अंदर हो, तो इस पॉइंट पे, यहाँ पे कहाँ पे कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो हम लोग गॉस लॉ का यूज कर लेंगे, ठीक है। सेकेंड गॉस लॉ की यूज करते हैं टू कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स, टू कैलकुलेशन ऑफ फ्लक्स, फ्लक्स का कैलकुलेशन, राइट। ये दो चीज यूज होता है, ठीक है। अब देखो इसका कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, हो गया। चलो एक दो क्वेश्चन करते हैं, ठीक। एक रिंग है, ठीक, सॉरी रिंग नहीं, हेमी स्फेरिकल स्फीयर, हेमी स्फीयर, ठीक है। हेमी स्फीयर ऑफ रेडियस आर, और इसके सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है क्यू, ठीक है, प्लस चार्ज। फाइंड फ्लक्स थ्रू द कर्व सरफेस, फाइंड फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, ठीक है। ये हेमी स्फीयर है, इसके सेंटर पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इस सरफेस से कितना होगा फ्लक्स, ट्राई करो। देखो हम लोग ये जानते हैं फॉर क्लोज सरफेस, इफ चार्ज इज इनसाइड क्लोज सरफेस, देन फ्लक्स क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, यही होता है, ठीक।
लेकिन यहाँ पे देखो क्या ये क्लोज सरफेस है, एक तरफ से ओपन है, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको एकदम सिमेट्रिकल क्लोज बना लेंगे। अब क्या ये स्फीयर बन गया, बनेगा कि नहीं, बोलो। अगर अब हम देखें इस टोटल स्फीयर से जो फ्लक्स निकलेगा, फ्लक्स टोटल वो क्या निकलेगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो इसमें जो भी फ्लक्स होगा तो क्या एकदम सिमेट्रिकल रखा हुआ है, मतलब जितना ऊपर वाला सरफेस पार्ट से निकलेगा, जितना ये वाला सरफेस है इसको 1 से लिखो और इसका इस नीचे वाला सरफेस को, हेमिस्फीयर सरफेस को 2 लिखो। तो जितना 1 से फ्लक्स निकलेगा क्या उतना ही 2 से भी निकलेगा। φ1 इक्वल टू φ2 बिकॉज सिमेट्रिकल। ठीक, सिमेट्रिकल होने की वजह से जितना फ्लक्स ऊपर वाले से निकलेगा उतना ही नीचे वाले से। तो क्या लिख, इस फ्लक्स में क्या लिख देंगे, जो फ्लक्स थ्रो 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका टोटल का आधा हो जाएगा कि नहीं, Q बाई 2 ठीक। ऐसा क्यों, क्योंकि जितना एरिया ऊपर है उतना एरिया नीचे है, मतलब पूरा एरिया से निकला फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट, तो आधा एरिया से कितना निकलेगा, तो यूनिटरी मेथड से भी निकाल लेंगे। तो ठीक है, तो ये देखो हम लोग जब भी इस तरह का सरफेस है, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसको हम लोग कोशिश करते हैं एक कंप्लीट क्लोज सरफेस बनाने के लिए, बट सिमेट्रिकल होना चाहिए। ठीक है, हो गया। चलो एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन। ठीक, ठीक है, देखते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना, राइट। ये तुम्हारा इस बार स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर ऑफ साइड 2a, ठीक है, और ठीक इसके सेंटर से a डिस्टेंस की दूरी पे, ठीक है, ऊपर, ठीक एकदम सेंटर से a डिस्टेंस के ऊपर q चार्ज रखा हुआ, डिस्टेंस कितना a, ठीक एकदम देखो बीच से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, इसके बीच से a डिस्टेंस दूरी पे q चार्ज रखा हुआ है। पूछ रहा है फाइंड फ्लक्स थ्रो द स्क्वायर स्क्वायर प्लेट, ठीक है, फ्लक्स निकालना है। हो गया, हो गया, इसको बनाओ। देखो क्या करना है हमको, ओपन सरफेस को क्लोज सरफेस में कन्वर्ट करना है, बट सिमेट्रिकल। क्या करते हैं हम लोग, ओपन सरफेस को क्लोज में कन्वर्ट करते हैं, बट सिमेट्रिकल। क्या करते हैं हम लोग, एक क्यूब बनाते हैं, देखो समझो, एक क्यूब बनाते हैं 2a साइड, जिसका साइड क्या है 2a, ठीक है, जिसका साइड क्या है 2a, और देखो नीचे वाला सरफेस से a डिस्टेंस के सेंटर पे एकदम रखा हुआ है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा a, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है। क्या अब यह चार्ज इस पूरे क्लोज सरफेस, अब ये कैसा बन गया,
क्लोज सरफेस। और देखो क्या सिमेट्रिकल है कि नहीं, हर फेस से ए डिस्टेंस की दूरी पे है ना, है कि नहीं। ये जो चार्ज होगा एकदम सेंटर पे होगा तो सबसे कितना डिस्टेंस हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस 2 है, क्या ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। तो अगर हम टोटल फ्लक्स टोटल लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, पूरे क्यूब से, ये क्या हो जाएगा पूरा क्यूब से। तो क्यूब में कितना फेस है, 6 फेस, देखो कितना फेस होगा, 6 फेस है, तो हम क्या बोलते हैं 6 फेस से फ्लक्स कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग को निकालना कितना, सिर्फ एक फेस की बात कर रहे हैं हम लोग, सिंगल फेस की बात कर रहे हैं, एक फेस से कितना हो जाएगा फ्लक्स, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। ये फ्लक्स होगा, देखो कितना इजी कैलकुलेशन हो रहा है, ठीक। तो ये आंसर हो गया, फ्लक्स थ्रू द क्यूब, सॉरी स्क्वायर। रिंग वाला ऐसे इंटीग्रेशन लेके, इसमें देखो एलिमेंट लेंगे तो स्क्वायर एलिमेंट आएगा, जिसका इंटीग्रेशन हम लोग बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इसमें एलिमेंट रिंग नहीं ना ले सकते हैं, स्क्वायर लेंगे, इसलिए तो हम लोग ये गॉस लॉ, क्लोज क्लोज सरफेस स्पेशल केस है ना फ्लक्स कैलकुलेशन का। ओपन सरफेस को कन्वर्ट कर रहे हैं क्लोज में, और फिर ये कंसेप्ट लगा दे रहे हैं हम लोग कि क्लोज सरफेस की वजह से, चूंकि क्लोज सरफेस की वजह से जो फ्लक्स होता है इंडिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज, ठीक है। वन फेस से कितना गया, क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, हो गया। क्या, हाँ तो सिमेट, नहीं तब गॉस लॉ वैलिड नहीं है, ठीक है। हम क्या लिख पाए थे, गॉस लॉ इज ओनली वैलिड फॉर सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन, अनसिमेट्रिकल के लिए हम लोग फंडामेंटल मेथड सिखाए हैं, इंटीग्रेशन मेथड। हो गया, चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन, एक क्यूब है, ठीक है, समझो साइड ए, चलो एक क्वेश्चन है, क्यूब ऑफ साइड ए, ठीक है, ए साइड का क्यूब है, ठीक। और इस बार इसके कॉर्नर पे चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यूब, ठीक है। ये है क्यूब ऑफ साइड ए, फाइंड फ्लक्स थ्रू द क्यूब, फाइंड फ्लक्स थ्रू क्यूब। इमेजिनेशन करना है, ठीक है। हम लोग क्या करना है, देखो अभी ओपन है, चार्ज को हम लोग किसी तरह इस प्लस क्यू को क्लोज के अंदर कर देना है, और ये भी होना चाहिए जो क्लोज सरफेस होना चाहिए एकदम सिमेट्रिकल होना चाहिए। बट अभी तो चार्ज बाहर रखा हुआ है, तो किसी तरह कोशिश करो इसको अंदर कर देने का, ठीक है। यानी ओपन सरफेस को कन्वर्ट करो क्लोज में, राइट, गुड। फ्लक्स जो हो जाएगा क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। इस सब को समझ में आए, हाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते कि 8 कॉर्नर है तो 8 नहीं। देखो इसको क्लोज बनाने के लिए, देखो एक इधर क्यूब लगाना पड़ेगा, राइट, एक इधर क्यूब लगाना पड़ेगा और एक इधर क्यूब लगाना पड़ेगा, फिर भी ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 4 नीचे हो गया, 4 ऊपर, समझ में आ रहा है ना। देखो चार, एक इधर रखेंगे, एक इधर और एक इधर, तो ये नीचे होगा, तो ये अभी ऊपर से नहीं ढका हुआ है, तो ऊपर से ढकने के लिए 4 4, तो टोटल 8 क्यूब। तो हम क्या बोल सकते हैं, फॉर 8 क्यूब फ्लक्स जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, क्यू है एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि अब सेंटर में आ जाएगा, तो 1 क्यूब की वजह से क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट, तो ये तुम्हारा फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स थ्रू तो इमेजिन करना है, ठीक है। इसी में एक सेकेंड क्वेश्चन, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन रहता
ठीक, कि चार्ज जो रखा हुआ है ये एज के सेंटर पे रखा हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन, इफ चार्ज is placed at edge center, right? Q/4, find flux through the cube, find flux through cube। उसको कवर करने के लिए कितना क्यूब चाहिए? 4, एक सामने और 2 ऊपर, तो कितना हो जाएगा फ्लक्स, कितना हो जाएगा? एक टोटल की वजह से क्यू एप्सिलॉन नॉट, तो एक की वजह से Q/4 एप्सिलॉन नॉट। ये चीज समझ में आया ना कि फ्लक्स अगर कॉन्फ़िगरेशन अगर सिमेट्रिकल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो उसका फ्लक्स कैलकुलेशन बहुत इजी होता है। अदरवाइज हम लोग ये मेथड यूज करते हैं, E.ds वाला, E.da वाला, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसकी मदद से ये कैलकुलेट करना सीखेंगे, राइट? इतना किसी को डाउट? कौन सा? हाँ हाँ, ठीक ठीक, चलो देखो, E=0 एवरीवेयर ऑन द सरफेस, इसका मतलब फ्लक्स जीरो। ये समझो, E0 कहने का मतलब इस सरफेस, ये एक स्फीयर ले लो, देखो स्फीयर, और E0 सपोज कर लो कि इसके अंदर चार ही जीरो रख दो, तो क्या चार जीरो होगा तो इस सरफेस पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? अगर चार जीरो होगा, अंदर कोई चार्ज नहीं, तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? जब तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा तो फ्लक्स भी नहीं होगा। देखो फ्लक्स बताता है, पहले ही बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को काउंट ऑफ ELF, मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां फ्लक्स है, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, क्या वहां फ्लक्स है? तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू। सेकंड देखो, Q इन जीरो इम्प्लाई E0, तो देखो इसके लिए देखो Q इन जीरो, एक बार चार्ज को यहाँ रखो -Q1 को, राइट, देखो ठीक, और एक चार्ज को यहाँ रखो +Q को, इसके अंदर अगर फ्लक्स निकाले तो देखो Q इन कितना आ जाएगा? जीरो, क्योंकि दोनों को सम करेंगे तो चार्ज कितना आ जाएगा? जीरो। इसका मतलब फ्लक्स जीरो है। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछते, कैलकुलेट करते हैं, तो ये डिस्टेंस देखो, इस चार्ज से R1, तो कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड E1 होगा, इस चार्ज से कुछ इधर, सॉरी अंदर की तरफ होगा, E1 अंदर की तरफ होगा, इसके वजह से कुछ इधर होगा E2, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं होगा, राइट? इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। तो एक तो होगा कि फाइन जीरो था तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। दूसरा, अगर दोनों चार्ज, इन दोनों को एकदम ठीक सेंटर में रख दे, दोनों चार्ज को, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगा? क्योंकि दोनों की वजह से ई जो आ जाएगा, एक की वजह से KQ/R² हो जाएगा और एक की वजह से ई हो जाएगा -KQ/R²। तो नेट क्या हो जाएगा? ई जीरो। और अब फ्लक्स भी जीरो हो जाएगा कि क्यू इन क्या है? जीरो है, राइट? इसका मतलब फ्लक्स जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग कमेंट नहीं कर सकते। जब फ्लक्स जीरो हो तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में कमेंट नहीं कर सकते। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक, थर्ड देखो, चार्ज जीरो हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, सॉरी चार्ज अगर अंदर जीरो हो तो फ्लक्स जीरो हो, एकदम करेक्ट है। क्योंकि फ्लक्स में हम लोग क्या लिखते हैं? Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर ही जब जीरो हो जाएगा तो फ्लक्स ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? जीरो। तो ये स्टेटमेंट ट्रू, ठीक है। और कोई डाउट किसी को? एनीवन? फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं, ओके, थैंक यू।